पेज नंबर 106, 108, 108 सफ़े पे दरमियान में आए, एक हेडिंग दी हुई है सम अनइम्पॉर्टेंट एग्जेम्पशंस। इतनी ज़रूरी नहीं है लेकिन आई कैप की किताब में दी गई हैं। लीव इनकैशमेंट, जब एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के जा रहा होता है तो एम्प्लॉय कहता है कि मैंने छुट्टियां नहीं ली थी, मुझे थोड़े पैसे दे दो। तो एम्प्लॉयर उसको कुछ पैसे दे देता है, तो वो पैसे लीव इनकैशमेंट के सैलरी में ऐड होते हैं, क्योंकि दूसरे सफ़े पे पढ़ा था चैप्टर पे, लीव पे और पेमेंट इन लिeu ऑफ लीव हमेशा ऐड होते हैं, हमेशा ऐड हुआ करेंगे, ऐड होते आए हैं, ऐड होते रहेंगे। एक एक्सेप्शन है इसकी जो कभी आई कैप ने टेस्ट नहीं की, ये बेशक भूल भी जाएं, क्योंकि असल बात याद रखनी है, लीव पेज टैक्सेबल, ये असल बात है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बस रिलैक्सेशन है। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन इनकैशमेंट ऑफ लीव, लीव आपने ली प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, रिटायरमेंट जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस वक्त ये पैसे मिलते हैं, इज एग्जेम्प्ट इफ रिसीव फ्रॉम, अगर गवर्नमेंट से लिए, वरना ये टैक्सेबल है। बाकी लोगों के लिए ये टैक्सेबल है। तो ये एक धोखा है। यहां पढ़ के लोग समझते हैं हमने पढ़ा था पेज 108 पे कि लीव इनकैशमेंट तो टैक्सेबल है। नहीं भाई, ये एग्जाम्प्ट है। ये एग्जाम्प्ट नहीं है, एग्जाम्प्ट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। आगे वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, इसी चलाए, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वो जो हमने पढ़ा था ना चैप्टर 4 में, ये पढ़ा था डिडक्टेबल अलाउंस है, वो बिजनेसमैन के लिए है जो एम्प्लॉय के लिए ये पैसे रख रहा है अलग करके। अगर एम्प्लॉय की बात करें, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दे दिया तो एम्प्लॉय के लिए वो माफ होगा, अगर WPPF का लफ्ज पेपर में आया। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर कोई प्रॉफिट में से हिस्सा दे उस पर टैक्स लगेगा बस। अगर WPPF का लफ्ज आया तो फिर आपने इसको एग्जाम्प्ट कर देना है। नेक्स्ट, सैलरी इनकम ऑफ सी फेयरर। भाई सी फेयरर अगर पाकिस्तान की वेसल चला रहा है, पाकिस्तान का जहाज चला रहा है, बहरी जहाज, तो 183 डेज अगर जहाज चलाए तो उसकी सारी सैलरी इनकम माफ। और अगर फॉरेन वेसल चला रहा है तो 1 मिनट के लिए भी वो चलाए तो उसकी सारी सैलरी माफ। हाँ, फॉरेन वेसल में शर्त है कि जो बाहर के मुल्क में उसे पैसे मिले हैं वो पाकिस्तान में 2 महीने के अंदर अंदर मंगवा ले, बस ये शर्त है। तो पाकिस्तानी सी फेयरर पाकिस्तानी वेसल चलाए तो 183 डेज की शर्त है सैलरी माफ कराने के लिए। और पाकिस्तानी सी फेयरर फॉरेन वेसल चलाए तो फिर 1 सेकंड के लिए भी चला सकता है, उसकी सैलरी माफ है। शर्त यह है कि 2 महीने के अंदर पैसे पाकिस्तान मंगवा ले। Salary income shall be exempt if received by Pakistani seafarer working on Pakistan flag vessel for 183 days or more during a tax year, or a Pakistani seafarer working on a foreign vessel provided that such income is remitted to Pakistan। शर्त यह है कि ये इनकम पाकिस्तान ले आए, कितने अरसे के अंदर? 2 महीने के अंदर। और कैसे लेके आए? नॉर्मल बैंकिंग चैनल से लेके आए। ओके, नेक्स्ट, अलाउंस एटसेट्रा टू पर्सन वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान। जो लोग पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं उनको भी सैलरी माफ हो सकती है, लेकिन सैलरी माफ नहीं होगी, उनको अलाउंसेस माफ होंगे। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, फौज के लोग अक्सर बाहर जाते हैं,
तो उनको जो वहां अलाउंसेस मिलते हैं वो माफ हो जाएंगे, चाहे हाउस रेंट अलाउंस ही क्यों ना हो, चाहे यूटिलिटी अलाउंस ही क्यों ना हो। एनी अलाउंस पेड आउटसाइड पाकिस्तान बाय गवर्नमेंट टू अ सिटीजन फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड पाकिस्तान, तो ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए खास है। तो ये चारों को इतनी इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस नहीं है। ओके जी भाई, कल वाले सवाल पे जरा वापस आए, टैक्स ऑन टैक्स जो हम कर रहे थे, पेज नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 3, बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंस 30,000 पर मंथ, टैक्स ऑफ ₹500 इस विल बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। 500 का टैक्स एम्प्लॉयर बर्दाश्त करेगा। भाई बात ही खत्म हो गई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सारी इनकम्स पर टैक्स नहीं मांग रहा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सारी सैलरी इनकम पे टैक्स जमा नहीं करा रहा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सिर्फ नहीं 500 की इनकम पे भी टैक्स जमा नहीं करा रहा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए सिर्फ 500 टैक्स जमा करा रहा है बस। अब कुछ भी नहीं करना, नीचे देखें 480 360 वो 40 और 30 को जरब देके 840 आ गया, इसमें जमा कर दें 500, ये आ गया टैक्सेबल इनकम, टैक्स निकालें, फिर उसके बाद अगले सफ़े पे लेस टैक्स पेड बाय, इसी 500 को ऐड और लेस कर दें। अब वर्किंग की जरूरत क्यों नहीं पड़ी क्वेश्चन 3 में, क्योंकि सवाल ने लिखा ही नहीं कि वो उसकी सारी सैलरी पे टैक्स जमा करा रहा है, सिर्फ कितना टैक्स जमा करा रहा है उसका 500, इसलिए कुछ करने की जरूरत। 500 ऐड भी कर दिया, लेस भी कर दिया, एरो खींच के ले आए 500 की तरफ, जैसे कल खींचा था। कैसे खींचेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, चलिए कोई ट्राई मारें। यहाँ 500 से पकड़ें, इसको ऐसे लेके जाएं, ऊपर से उससे लाके इधर ऐसे करके ऐसे, ये 500 पे एरो खींच लें, जिस अमाउंट को उधर ऐड करना है उसी को इधर लेस करना है। ऐड इसलिए करना है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहा है, लेस इसलिए करना है कि इतना टैक्स इसका गवर्नमेंट के पास पहले ही पहुंच चुका है। ओके ये था सैलरी का चैप्टर। आ जाए पेज 98 पे। एम्प्लॉय शेयर स्कीम हमारा अब रह गया, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम मीन्स एनी एग्रीमेंट, ऐसा मुआहदा अंडर विच अ कंपनी में, हाँ एक लाइन और रहती थी छोटी सी, पेज नंबर 108। भाई कागजों की फैक्ट्री में लगते आ गए हैं, बस करें। पेज 108 एनओटीज। एनओटी दूसरा नाम है पेंशन का, ये एनओटी अब लोग नहीं देते, पेंशन ही देते हैं, लेकिन एनओटी पेंशन से अलग है। पेंशन में हमने पढ़ा था अगर सिटीजन हो पाकिस्तान का और उसी एम्प्लॉयर के पास दोबारा नौकरी शुरू ना करे तो फिर पेंशन माफ है, लेकिन एनओटी के बारे में ये रूल है कि एनओटी टैक्सेबल है, ये माफ नहीं है। एनओटी पेंशन जैसी ही चीज होती है। एनओटीज आर टैक्सेबल एज सैलरी, बस इतनी सी बात काफी है। इवन इफ इट इज पेड वॉलंटरीली, चाहे एम्प्लॉयर अपनी खुशी से दे दे, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो भी दे दे तो भी टैक्सेबल है, अगर खुशी से दे दे तो भी टैक्सेबल है। ऑल द एनओटीज आर टैक्सेबल इन द नॉर्मल मैनर। सारी की सारी एनओटीज किस तरह टैक्सेबल हैं? नॉर्मल मैनर में। ओके जी, एम्प्लॉय शेयर स्कीम निकाल भाई वो सेक्शन 14 एम्प्लॉय शेयर स्कीम मींस
एनी एग्रीमेंट अंडर विच अ कंपनी मे इशू शेयर्स इन अ कंपनी। जिस तरह एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी हमेशा के लिए दे देता है, जिस तरह एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हमेशा के लिए जो है वो कोई तोहफा दे सकता है, उसी तरह एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हमेशा के लिए कंपनी के शेयर भी दे सकते हैं। अब एम्प्लॉय कंपनी का मालिक बन जाएगा। एम्प्लॉय शेयर स्कीम मीन्स एनी एग्रीमेंट अंडर विच अ कंपनी मे इशू शेयर्स इन द कंपनी टू एन एम्प्लॉय। तो कंपनी अपने शेयर एम्प्लॉय को दे देती है, और एन एम्प्लॉय ऑफ एन एसोसिएटेड कंपनी। ये कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर्स नहीं देती, किसी जानने वाली कंपनी के एम्प्लॉय को शेयर दे देती है। जैसे पीटीसीएल अपने एम्प्लॉयज को शेयर दे, ये भी एम्प्लॉय शेयर स्कीम है। पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर खरीदे हुए हैं, पीटीसीएल यूफोन के एम्प्लॉयज को शेयर दे, ये भी एम्प्लॉय शेयर स्कीम है। कई दफा ऐसा होता है कि एम्प्लॉय को यकीन नहीं आता कि कंपनी मुझे मालिक बनाएगी। कभी कभी कंपनी मुफ्त में ये शेयर देती है, कभी कभी कंपनी पैसे लेके ये शेयर देती है। तो अगर एम्प्लॉय को ये यकीन नहीं आ रहा कि कंपनी मुझे मुफ्त में शेयर देगी या थोड़े से पैसे लेके भी दे देगी, तो फिर एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय कंपनी से रिक्वेस्ट करता है एक बंदा बीच में डालो। वो बंदा ऐसा होगा जो जिसका एतमाद होगा दोनों पे, उसका नाम होगा ट्रस्टी। उस पर एम्प्लॉयर भी ट्रस्ट करेगा, एम्प्लॉय भी ट्रस्ट करेगा। मिसाल के तौर पे इंजमामुल हक को बीच में डाल दिया, वसीम अकरम को बीच में डाल दिया। अब क्या होगा, शेयर्स पहले वसीम अकरम को दिए जाएंगे, फिर वसीम अकरम अपनी जिम्मेदारी में एम्प्लॉय को ट्रांसफर करेगा। पढ़े ऊपर से मिला के, एम्प्लॉय शेयर स्कीम मींस एनी एग्रीमेंट अंडर विच अ कंपनी में इशू शेयर्स इन द कंपनी टू द ट्रस्टी। पहले शेयर किसको दिए जाएंगे, ट्रस्टी को। भाई फोर्थ रो में आ जाओ, टू द ट्रस्टी। पहले ट्रस्टी को शेयर दिए जाएंगे, and the trustee may transfer the shares to an, फिर बाद में ट्रस्टी एम्प्लॉय को देगा, और एन एम्प्लॉय ऑफ एसोसिएटेड कंपनी या जानने वाली कंपनी के एम्प्लॉय को। तो ट्रस्टी मिडलमैन के तौर पे एक्ट करेगा। ओके पच्चीस जनवरी को जिस वक्त आप कॉलेज में एंटर हुए, 31 जनवरी को आप समझ रहे थे सिलेबस खत्म हो जाने, लेकिन आपको पता नहीं खत्म होता। अच्छा, तो अगले सेशन की प्री रजिस्ट्रेशन ओपन थी, अगले सेशन की प्री रजिस्ट्रेशन ओपन थी। अब आपको ये कहा गया कि फीस एक सब्जेक्ट की 20,000 है। अगर आप 1,000 रुपये अभी जमा करा देते हैं तो आपको अगले बैच में 17,000 और जमा कराना पड़ेगा, यानी 18,000 फीस टोटल दे के आप जो है वो सीट ले सकते हैं। तो प्री रजिस्ट्रेशन ओपन थी। आपने क्या किया, यू परचेज्ड राइट, आपने उस हक को खरीद लिया। ये हक होता है, हक होता है। यू परचेज राइट बाय पेइंग ₹1,000। 1,000 रुपये आपने जमा करवा के उस हक को खरीद लिया। वो हक एक कागज का टुकड़ा होगा, वो कागज का टुकड़ा आपके हाथ में होगा, वो कागज का टुकड़ा आप लोगों को दिखाते फिरेंगे कि देख लो मैंने प्री रजिस्ट्रेशन ले ली है, मेरा राइट है। इस कागज के टुकड़े पर लिखा होगा राइट, हक। अब आप इस कागज के टुकड़े को अपनी जेब में डाल लेंगे, अपनी जेब में डाल लेंगे। आ जाओ भाई आगे, फोर्थ रो में आ जाओ। इस कागज के टुकड़े को आप अपनी जेब में डाल लेंगे। भाई ये राइट है, मेरे पास हक है। किस चीज का हक है, किस चीज का हक है,
हाँ, ये आप दिखाते फिरेंगे लोगों को। आई हैव द राइट, आई हैव द राइट, आई हैव द राइट टू स्टडी ऑडिट फ्रॉम सर आसिफ, मेरे पास ये हक है, मेरे पास ये हक है। तो फरवरी आएगा, मार्च आएगा, ICAM में पेपर देने जाएंगे तो भी जेब में ही डला होगा। ओके, जब भाई क्या कर रहे हैं, ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, तो फिर ऊपर देखिए। फिर क्लासेस शुरू होने से पहले आप 20 मार्च को आएंगे। जी मार्च, अच्छा, आप 20 मार्च को आएंगे और 20 मार्च को यू विल एक्सरसाइज राइट, आप इस हक को इस्तेमाल करेंगे एंड विल बाय सीट, और आप क्लास में बैठने की सीट बाय करेंगे बाय पेइंग, बाय पेइंग, ये सीट साथ नहीं लेके जा सकते, समझ गए होंगे आप। बाय पेइंग ₹17,000 मोर, 17,000 रुपये और आप देंगे और आप सीट बाय कर लेंगे। अब द क्वेश्चन इज कि आपको बेनिफिट कितना हुआ। फीस 20,000 है, फेयर वैल्यू 20,000 है, तो आपको बेनिफिट कितना हुआ? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सीट लेस कॉस्ट ऑफ राइट। ओके, ये राइट आपने जमा करवाया, ये राइट आपने जमा करवा दिया, और जमा करवा कर आपने प्रॉपर रसीद पकड़ ली और रसीद अपनी जेब में डाल ली। इसका मतलब है आप क्लास में बैठ सकते हैं। आपको कार्ड इश्यू हो गया, वो कार्ड दिखा दिया करेंगे कि मैंने ये फीस पे कर दी हुई है। तो व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ सीट? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सीट? 17,000. What is the cost of right? 1,000. So what you have earned? 2,000. 2,000 is your income. ये तो समझाने के लिए बात थी। Similarly, PTCL अपने एम्प्लॉय को क्या कहती है? PTCL अपने एम्प्लॉय को कहती है प्री रजिस्ट्रेशन फॉर शेयर्स ओपन है। हम शेयर देना चाहते हैं, उसकी प्री रजिस्ट्रेशन ओपन है। अच्छा, अब एम्प्लॉय ने क्या किया? एम्प्लॉय परचेज्ड राइट, एम्प्लॉय परचेज राइट फॉर ₹3 पर शेयर। एम्प्लॉय ने 3 रुपए एक शेयर के एतबार से देके और क्या खरीद कर लिया? राइट को बाय कर लिया। अब एम्प्लॉय के पास क्या ऑप्शन है कि एम्प्लॉय इस राइट को फ्यूचर में क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा, और फ्यूचर में एक्सरसाइज करके क्या खरीदेगा? शेयर्स। क्या खरीदेगा? शेयर्स। तो अभी जब मैं बात करूं 25 जनवरी, तो 25 जनवरी की शाम को एम्प्लॉय के पास जेब में क्या मौजूद होगा? प्री रजिस्ट्रेशन की रसीद। उस प्री रजिस्ट्रेशन की जो रसीद होगी उसका नाम क्या होगा? उसका नाम राइट होगा। ये वो कागज का टुकड़ा होगा जो एम्प्लॉय की जेब में होगा। ओके, बैठ जाए पीछे। अच्छा भाई, मैं एक मिनट, मैं पूरा टॉपिक पढ़ा दूं फिर सवाल लेता हूं, सारे सवालों के जवाब भी आएंगे। यू विल एक्सरसाइज राइट। अभी फिलहाल 3 रुपए देके आपकी जेब में क्या है? राइट है। यू विल एक्सरसाइज राइट, 20 मार्च को यू विल एक्सरसाइज राइट एंड विल बाय शेयर बाय पेइंग ₹70। 70 रुपए का शेयर आपने जो है वो खरीदा, लेकिन इस दिन शेयर की फेयर वैल्यू बाजार में 90 रुपए थी। इस दिन शेयर की फेयर वैल्यू बाजार में 90 रुपए थी। जी मोहतरम, आप कंपनी शेयर लेके आए। मोहतरम अरसलान,
शेयर लेके आए। 3 रुपए का आपने क्या खरीदा था? राइट जी, इधर आए। ये एम्प्लॉई, ये कंपनी जी, ये पकड़े जरा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जेब में से कितने रुपए निकालूंगा? 3 रुपए। मैं अपनी जेब में से 3 रुपए निकालूंगा। मैं अपनी जेब में से 3 रुपए निकालूंगा और 3 रुपए निकाल के इनको दे दूंगा। आप 3 रुपए जेब में ये डाल देगी कंपनी और हमें क्या दे देगी? राइट। ज्यादा आवाज नहीं लग रही? अच्छा, अब जनवरी का महीना गुजरेगा, फरवरी का महीना गुजरेगा, मार्च का महीना गुजरेगा, ये कंपनी है, तो मैं कहूंगा मैं एम्प्लॉई हूं, तो अब एम्प्लॉय कहेगा एम्प्लॉय विल एक्सरसाइज द राइट। अब ये राइट में एक्सरसाइज करूंगा। राइट एक्सरसाइज करके इसे कहूंगा ये देखो कंपनी, ये देखो तुमने मुझे हक दिया था कि तुम मुझे क्या करोगे? अपना मालिक बनाओगे, अपना मालिक बनाओगे। तो ये राइट में कंपनी को जमा कराऊंगा और जेब में से 70 रुपए दूंगा। ओके, अब कंपनी मुझे मालिक बना देगी, शेयर कंपनी मुझे मालिक बना, कंपनी मुझे मालिक बना देगी। ओके, नाउ आई डू हैव द शेयर सर्टिफिकेट जिसपे कंपनी की सील लगी होगी। शेयर सर्टिफिकेट एबीसी लिमिटेड द कंपनी, दिस इज टू सर्टिफाइड एट फला फला इज अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। तो अब कंपनी मुझे शेयर सर्टिफिकेट दे देगी। तो शेयर सर्टिफिकेट अब मेरे पास होगा, इसको मैं दिखाता नहीं फिरूंगा, इसको मैं अपने पास छुपा के रखूंगा जी। ओके, ब्लैक वाला दे दो, ब्लैक। ठीक है जी। नाउ इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या ऐड होगा? व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर? 90। व्हाट इज द कॉस्ट पेड फॉर शेयर? कॉस्ट ऑफ शेयर 70। What is the cost paid by me on 25 January for right? 3. What is the gain? 17. It is chargeable under the head income from salary. ये 17 का गेन इनकम फ्रॉम सैलरी में चार्जेबल होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स से, अगर सवाल में अवेलेबल होते हैं। सेक्शन कौन सा है? 14 का 2 मैंने आपको पढ़ा दिया है, अभी खुलवा के भी दिखा दूंगा। ओके, नोट। जेब से कितने पैसे गए? 70 और 3, और बदले में क्या? ये इसका रूल वही है, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। देखिए वही फार्मूला नहीं है, फेयर वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉय की जेब में क्या है? बोले बोले शेयर। अभी बेचे नहीं, वो तो कैपिटल गेन का चैप्टर लग जाना है। अभी बेचे नहीं, अभी मेरे पास ही हैं, अभी बेचे नहीं, बेचा तो कैपिटल गेन, अभी तो शेयर मेरी जेब में है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से 90 वाली चीज 73 में मिली, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है?
ओके, नेक्स्ट। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर दे तो हमने पढ़ा है कि दो स्टेजेस पे एम्प्लॉय पैसे देगा। एक जिस वक्त राइट खरीदेगा कागज का टुकड़ा, दूसरा जिस वक्त शेयर खरीदेगा। जब कागज का टुकड़ा खरीदेगा कम पैसे देगा, जब शेयर खरीदेगा ज्यादा पैसे देगा। उसी वक्त एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में जब शेयर मिलेंगे तब सैलरी इनकम में ऐड होगा, ना कि जब राइट मिलेगा। राइट मिलने पे सैलरी पे कुछ ऐड नहीं होगा। क्या मिलने पे ऐड होगा? शेयर मिलने पे। तो इसके ऊपर लिख लें, ये गेन किससे निकाला है आपने? 20 मार्च। तो यहां जाके लिखें, यहां 20 मार्च, यहां जाके लिखें 20 मार्च। ओके, नाउ राइट लेंगे, नया राइट बना लेते हैं। भाई खड़े हो, जो आपने इसको रोका नहीं, राइट लेके जा रहा था। राइट पड़ा हुआ, चले नया बन गया। ओके, टुडे इज 25 जनवरी। आई डू हैव द राइट इन माई पॉकेट। मिसाल के तौर पे फर्ज करें मेरी जेब में राइट है। 25 जनवरी को मेरी जेब में क्या है? राइट है। राइट, आई डू हैव द राइट, मेरे पास राइट है। अब ये राइट जो है 26 जनवरी 27 जनवरी कंधे चौड़े करके फिर रहा हूं, सबको दिखा रहा हूं आई डू हैव द राइट, आई डू हैव द राइट, आई डू हैव द राइट। मेरे पास ये राइट है। ऐसे ही मेरे दिल में आया कि मैं कहां से 70 रुपए इकट्ठे करूंगा और मैं कहां शेयर खरीदूंगा। ये 70 जरा 5000, पता नहीं कितनी अमाउंट होती है, मैं कहां से 5000 शेयर मिसाल के तौर पे, तो मैं पता नहीं कैसे 70 रुपए इकट्ठे करूंगा। मैं इस राइट से जान छुड़ाना चाहता हूं, मैं इस राइट से ही जान छुड़ाना चाहता हूं। अब मेरे पास कोई शेयर्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ जेब में क्या है? राइट है। तो मैं, ये कंपनी ने पहले से ही बताया होता है इस वक्त कितने पैसे देने हैं। तो मैं 31 जनवरी को, यकम फरवरी को इस अरसे में किसी और एम्प्लॉय के पास जाऊंगा और उस एम्प्लॉय को जाके कहूंगा कि आई डू हैव अ खजाना। मेरी जेब में खजाना है जिसमें क्या 90 वाली चीज 73 में, 90 वाली चीज 73 में। उसके कान में बोलने लग जाऊंगा मैं 90 वाली 73 में, 90 वाली 73 में, 90 वाली 73 में, 90 वाली 73 में। कहेगा दिखाओ भाई क्या चीज है 90 वाली 73 में। अब एकदम ये देखो 90 वाली 73 में। जिसके पास ये कागज का टुकड़ा होगा उसको क्या मिलेगा? उसको राइट नहीं मिलेंगे, उसको शेयर मिलेंगे। राइट तो उसके पास है। जिसके पास ये राइट होगा उसको क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। जिसके पास ये राइट होंगे उसे क्या मिलेगा? अब मैं उसे कहूंगा कि भाई मेरा शेयर खरीदने का प्रोग्राम नहीं, मैं इस राइट से जान छुड़ाना चाहता हूं। अब मैं राइट से जान छुड़ाऊंगा, 3 रुपए वाला राइट उसे बेच दूंगा। मेरी मर्जी कितने का मर्जी बेचूं। 5 रुपए निकालो, निकालो। ₹5 ये पकड़े। ओके ठीक है। अच्छा, अब मैंने 3 वाला राइट इसे कितने में बेच दिया? अब आई डू नॉट हैव राइट इन माई पॉकेट, आई डू हैव 5 रुपए इन माई पॉकेट। अब मेरी जेब में 5 रुपए हैं। लिखें जरा सवाल आगे। एक भाई से क्लास में सवाल नहीं लिखा जा रहा, आप लोग लिखें। सवाल लिखें आगे। Assume in above question on 31 जनवरी
Assume in above question on 31 जनवरी एम्प्लॉय सोल्ड द राइट्स, प्री रजिस्ट्रेशंस भी बिकती हैं मार्केट में, भी आपको नहीं पता दुनिया कितनी बड़ी है। एम्प्लॉय सोल्ड द राइट, एम्प्लॉय ने राइट ही बेच दिया। आप बताएं क्या एम्प्लॉय 20 मार्च को शेयर खरीद सकता है? ये वाला एम्प्लॉय जिसके पास ये 5 रुपए हैं, नो ये नहीं 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 नहीं, आप बता दें शेयर तो नहीं खरीद सकता, वो दूसरा एम्प्लॉय खरीदेगा, वो जिसको टेंशन हो रही है। आप बताएं इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या ऐड होगा? सिंपल सा फॉर्मूला है, ए माइनस बी जी। कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय मी ऑन द डिस्पोजल ऑफ राइट, राइट बेचने पे मेरी जेब में कितने पैसे आए? व्हाट इज कंसिडरेशन रिसीव्ड? 5। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ राइट? 3। व्हाट इज द गेन? ये कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, ये राइट का बेचना कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में। इस इवेंट का नाम बोले, डिस्पोजेबल प्लेट नहीं, डिस्पोजल ऑफ राइट या सेल ऑफ राइट, डिस्पोजल ऑफ राइट या सेल ऑफ राइट। राइट बेच दिया, डिस्पोजल ऑफ राइट या सेल ऑफ राइट। यह है सेक्शन 14 का 5, इसका नाम है डिस्पोजल ऑफ राइट। राइट बेच दिया। ओके इस इवेंट का नाम बताएं, इस इवेंट का नाम एक्सरसाइज ऑफ या परचेज्ड शेयर्स या रिसीव्ड शेयर्स। एक्सरसाइज ऑफ राइट, परचेज्ड शेयर, रिसीव्ड शेयर। राइट इधर घूम रहा था, ये ले लो। ओके अच्छा जी, पहले मैं कंपनी के इस इवेंट्स के नाम जो है, पहले मैं कंपनी के पास गया और मैंने राइट खरीदा, इसका नाम क्या होगा? परचेज। एक्सरसाइज ऑफ राइट नहीं, यही तो बात बताना चाह रहा हूं आपको, ये एक्सरसाइज ऑफ राइट नहीं है, ये मैंने तुझे मार देना, ये एक्सरसाइज ऑफ राइट नहीं है, ये एक्सरसाइज ऑफ राइट नहीं है। जी मैं कंपनी के पास गया, मैंने राइट खरीदा, इसका नाम क्या होगा? परचेज ऑफ राइट, राइट खरीदा, बॉट राइट, इसको ऑप्शन भी कहते हैं। परचेज ऑप्शन, ऑप्शन परचेज की या राइट परचेज किया। अब ये राइट जेब में पड़ा रहा, पैसे पूसे अरेंज किए, पैसे अरेंज करके कंपनी को जाके राइट जमा कराया और पैसे दिए हैवी, और क्या खरीद लिया? इसका नाम क्या होगा? एक्सरसाइज ऑफ राइट, राइट एक्सरसाइज हो गया, या परचेज्ड या रिसीव्ड शेयर्स। ओके, बिल फर्ज ऐसा भी हो सकता है, मैं कंपनी के पास गया, मैंने राइट खरीदा, इसका नाम क्या होगा? परचेज ऑफ, इसका नाम क्या होगा? परचेज ऑफ राइट।
और फिर मैंने ये राइट ही बेच दिया, बस शेयर खरीदना पसंद नहीं किया, इसका नाम क्या होगा? डिस्पोजल ऑफ राइट। पढ़े। पेज 98.5 डिस्पोजल ऑफ राइट और ऑप्शन। देखें इधर, डिस्पोजल ऑफ राइट और ये दूसरा नाम सेल ऑफ राइट और ऑप्शन। वेयर इन अ टैक्स ईयर, जहां किसी साल एम्प्लॉय डिस्पोजेज ऑफ अ राइट, एम्प्लॉय राइट बेच दे और ऑप्शन, या ऑप्शन बेच दे, टू एक्वायर द शेयर्स, शेयर खरीदने की। ऐसा करें, इसको ब्रैकेट में लें, और ऑप्शन में ना ओ और के ओ से, और से ओ और को ब्रैकेट में लें, ओ और के ओ के लेफ्ट पे ब्रैकेट शुरू करें और स्कीम के ई के साथ ब्रैकेट खत्म करें अगली लाइन में। अच्छा, अब इसके बगैर पढ़ें, ब्रैकेट के बगैर। वेयर इन अ टैक्स ईयर एन एम्प्लॉय डिस्पोजेज ऑफ अ राइट, द अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी शैल इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एनी गेन एज बिलो, ए माइनस बी। उसी तरह वेयर ए इज द फॉर द डिस्पोजल ऑफ राइट एंड बी इज द एम्प्लॉयज कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट, नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। ब्रैकेट में लिखा हुआ था राइट खरीदा क्यों है? राइट टू एक्वायर शेयर। जिसको कुछ लोग समझ लेते हैं इसका मतलब है शेयर खरीद लिया, नहीं 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 नहीं, उस राइट का नाम था राइट टू एक्वायर शेयर। तो 0.5 की हेडिंग है राइट बेचने का फॉर्मूला। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि हम अमीर बंदे हैं, राइट खरीद के बेचेंगे नहीं, बल्कि शेयर्स के लिए पैसे अरेंज करेंगे और शेयर खरीद के कंपनी के मालिक बनेंगे। 0.5 में आप मालिक नहीं बने, अगले सफे पे 0.2 में अब हम कंपनी के मालिक बनने लगे हैं। दूसरी ऑप्शन ये है, वेयर शेयर्स आर इशूड टू एन एम्प्लॉय अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, वेयर शेयर्स आर इशूड टू एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ये देखें, शेयर इशू हो गए हैं, इसको यहां स्लैश डाल के लिखें कंपनी इशूड शेयर्स। बंदा परचेज कर रहा है, कंपनी क्या लफ्ज यूज करेगी? इशूड। यहां स्लैश डाल के लिखें कंपनी इशूड शेयर्स। वेयर शेयर्स आर इशूड टू एन एम्प्लॉय under an employee share scheme including as a result of exercise of option, इसमें ये भी शामिल है कि आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लें। Following amount is chargeable: the fair market value of the shares at the date of issue, जिस दिन शेयर इशू हुए उस दिन की फेयर वैल्यू, लेस consideration given by employee for the shares and for the rights or options. The fair market value of shares, देखें, the fair market value of shares less cost of, less consideration given by employee for shares, shares के लिए 70 रुपए दिए, and for right, right के लिए कितने रुपए दिए? 3 रुपए दिए। तो नीचे फॉर्मूला क्या बना? fair market value of share at the date of issue less cost of share less cost of right। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब सफे के टॉप पे 0.2 की हेडिंग जो लिखी हुई है ये अल्फाज आ रहे हो। कौन से अल्फाज? एक्सरसाइज ऑफ राइट, या एक्विजिशन ऑफ, या स्लैश रिसीव्ड शेयर्स भी हो सकता है। एक लफ्ज यूज करता है अक्सर वो रिसीव्ड शेयर्स। अवॉर्डेड शेयर्स भी लफ्ज यूज करता है, वो मुफ्त में दे दिए, कई दफा मुफ्त में भी दे देता है एम्प्लॉयर। रिसीव्ड शेयर स्लैश अवॉर्डेड शेयर्स। इन सारी बातों का एक ही मतलब है, राइट एक्सरसाइज किया,
शेयर खरीदा, कंपनी ने शेयर इशू किए, कंपनी ने शेयर अवॉर्ड किए, उसे तोहफे में दिए, सारा शामिल है इसमें। ओके, नाउ कम ऑन पॉइंट 3 जी। क्या कॉस्ट ऑफ शेयर? हाँ, अवॉर्डेड में 0 जी। पॉइंट 3 में कितने पैराज हैं? 2 पैराज हैं, एक पहला पैरा है, एक दूसरा पैरा है। पहले पैरे के लेफ्ट पे लिखें पेज 103 क्वेश्चन 1, पेज 103 क्वेश्चन 1 निकालें जी। पेज 103 क्वेश्चन 1। अच्छा, मैंने यहां कुछ लिखा है कि ये एम्प्लॉय शेयर बेच नहीं सकता, रिस्ट्रिक्शन का लफ्ज़ है। अब हम यही सवाल करने लगे हैं, लेकिन एक लाइन लिखी होगी इसके आगे, एम्प्लॉय कैन नॉट सेल द शेयर्स। शेयर्स इसके आगे शेयर्स लिखूंगा क्योंकि शेयर खरीद लिए पैसे देके। ये राइट और शेयर सोच के बोला करें कहां खड़े हैं। यू विल एक्सरसाइज राइट एंड विल बाय शेयर, तो शेयर मेरी जेब में पड़े हैं। Okay. A company launched an employee share scheme. एक कंपनी ने एम्प्लॉय शेयर स्कीम लॉन्च की। मिस्टर उमर bought the right, अंडरलाइन कर ले, bought the right। अभी सिर्फ क्या खरीदे हैं? राइट्स। अभी इसकी जेब में सिर्फ क्या है? राइट है या कंपनी का ओनर है? He bought the right. He bought the right to purchase shares. शेयर खरीदने का राइट खरीदा है या शेयर खरीदे हैं? नीचे देख के इंग्लिश पढ़ के बोला करें, उमर bought the right to purchase shares। ये राइट था शेयर खरीदने के लिए, लेकिन खरीदा फिलहाल राइट है 5,000 रुपए देके। He exercised the right, अंडरलाइन। ये तो अगला इवेंट आ गया, ये जहां पे था। He exercised the right, उसने राइट एक्सरसाइज कर लिया। He exercised the right, इसका मतलब क्या है? अब उसने ये राइट देखें, ये राइट निकाले जेब से और इधर से हाथ डाल के हैवी थद्दा पैसों का पकड़ाया और अब क्या खरीद लिए? शेयर। नाउ ही डू हैव द शेयर्स, अब उसके पास शेयर्स हैं कंपनी के। He exercised the right to purchase 3,000 shares at exercise price of 120 per share। कितने रुपए का शेयर खरीदा? According to scheme, he was not allowed to transfer the share before completion of 2 साल तक वो शेयर बेच नहीं सकता। बोले वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके, बस पूरा हो गया शेयर। बोले वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके। आखिरी दफा ये मिसरा बोल दें, वो शेयर ही क्या जो। दूसरा मिसरा घर में खुद बना लीजिएगा, मैं सीए कर रहा हूं, आगे ऐड कर दीजिएगा। फुल स्टॉप। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स वाज ये। ओके, सवाल में रिक्वायरमेंट में साल कौन कौन से हैं? 13,
14 और 15, 16 भी है। तेरह, 14, 15 और 16। When 13 will end? ओके, सवाल पढ़ें जी। A company launched an employee share scheme. Mr. Umar bought the right to purchase the shares on 25 जून 13 by paying 5,000। 25 जून 13, ये है भाई 25 जून 13। इस दिन क्या हुआ बोले? बॉट राइट, कितने रुपए का? चले जी, कितने राइट? इस दिन जेब में क्या था? राइट था। ये इस दिन, अच्छा, वक्त गुजरता रहा गुजरता रहा गुजरता रहा गुजरता रहा गुजरता रहा, क्या दिन आ गया? 31 अगस्त 13। ये वक्त गुजरता रहा, 31 अगस्त 13 आ गया। 31 अगस्त 13 को क्या हुआ? बोले बोले बोले। He exercised right या purchased shares या company issued shares slash company issued shares। ये इससे ना हमारी जेब में से राइट निकले, और राइट निकल के क्या आ गए हमारे पास? अच्छा, भाईजान खोल के देना सी जी। हैवी पैसे दिए, साथ हमारी जेब में अब क्या आ गए? शेयर्स। अब हम जो है वो शेयर्स सबको दिखाते फिर रहे हैं। देखो भाई हमारे पास शेयर है, देखो भाई हमारे पास क्या है? शेयर्स हैं। एम्प्लॉयर ने कहा शर्म कर, यू कैन नॉट सेल इट, छुपा इसको, तो इसको बेच नहीं सकता। कितने साल तक? लिखा हुआ है सवाल में, तो इसको कितने साल तक बेच नहीं सकता। अब हमारा दिल चाह रहा था फॉर्मूला लगाएं इधर, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं जिस दिन शेयर मिलेंगे उस दिन ये फॉर्मूला लगेगा। अब असूली तौर पे अगर मैं 14 के 2 की रोशनी में बात करूं, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसकी रोशनी में फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं। अच्छा मुझे ये बता दें, कॉस्ट कितनी पे की आपने शेयर्स की? 120 मल्टीप्लाइड बाय 3000। कितने शेयर खरीदे? 3,60,000। लेकिन सैलरी में कुछ ऐड नहीं करेंगे, नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। इस दिन आपकी जेब में कितना? इस दिन भी सैलरी में कुछ ऐड नहीं होगा। जिस दिन आपने राइट खरीदा उस दिन भी सैलरी में ऐड नहीं होगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था शेयर खरीदने पे सैलरी में ऐड होगा क्योंकि आप मालिक बन गए हैं, लेकिन इस सिनेरियो में शेयर खरीदने पे भी सैलरी में ऐड नहीं होगा, बिकॉज वो मालिक क्या बनना जो चीज बेच ना सके, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके। अब मुझे 2 साल पूरे कराएं, 31 अगस्त 13, 2 साल तक ये बेच नहीं सकता। 31 अगस्त 14, 31 अगस्त 15, 31 अगस्त 15। इवेंट का नाम हु सेड डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, कहां लिखा हुआ उसने शेयर बेचे? खुदा का खौफ करें। रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड, रिस्ट्रिक्शन वॉच शेयर कितने राइट? ओके, ये राइट
ये शेयर्स, ओके। इस दिन मेरी जेब में क्या था? पागल हो गए आप लोग, पागल हो गए, पागल हो गए, पागल हो गए, सारे पागल हो गए। इस दिन मेरी जेब में क्या था? कुछ भी नहीं था। शायद 5,000 रुपए होंगे, वो इकट्ठे करके भी रखे हुए। मेरी जेब में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। स्टैंडिंग हेयर मेरे पास क्या था? राइट। स्टैंडिंग हेयर मेरे पास क्या था? राइट। मेरे पास राइट था इस दिन। राइट मेरे पास रहा, पास रहा, पास रहा, राइट चला गया। इस दिन मेरे पास क्या है? शेयर। लेकिन एम्प्लॉयर ने कहा शेयर्स को क्या डाल लो? जेब में डाल लो, छुपा लो, इसको तुम 2 साल तक बेच नहीं सकते। सूरज निकला डूबा, निकला डूबा, निकला डूबा, करते 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 2 साल, 365 ज़रब 2 सूरज निकले डूबे, और चलते 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 इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब मैं शेयर्स छुपाता नहीं फिरूंगा, अब मैं शेयर्स दिखाता फिरूंगा। इधर ही रहे। अब मैं शेयर्स दिखाता फिरूंगा। अब मेरे पास शेयर्स मौजूद हैं। तो इट इज द डेट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल वॉक विद कॉन्फिडेंस। आई डू हैव द शेयर्स, आई एम द मालिक ऑफ द कंपनी, आई कैन इवन सेल द शेयर्स, आई एम द मालिक ऑफ द। और 30/16 को भी मेरे पास शेयर है। शेयर याद रखिएगा मेरी जेब में ही है। बेचेंगे तो कैपिटल गेन आएगा, बेचे नहीं शेयर। अभी रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो गई है। तो इस दिन से पहले ये स्टोरी थी। And from now onwards, the story is bit changed. The mohar is there. Now I will keep on walking. Whenever I want, I will sell the shares, but I will not sell the shares. I need dividend. Okay. चलें जी। ओ नहीं, इससे आगे नहीं मैं चल सकता, क्योंकि इससे आगे तो रिस्ट्रिक्शन। अच्छा भाई, अब इस दिन क्या होगा? इस दिन भाई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ ऐड होगा। फॉर्मूला वही, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ, लेकिन इस दिन वाली नहीं, इस दिन वाली लेस कॉस्ट ऑफ शेयर, लेस कॉस्ट ऑफ राइट। सवाल के टॉप पे जाएं और फेयर वैल्यू बताएं, एंड पे आए। फेयर वैल्यू इस दिन क्या है? इस दिन वाली गिवन नहीं है, ठीक है। इस दिन 1, इस दिन की नहीं गिवन। मैं खुद ही पढ़ लेता हूं। 30/14 कितनी दी हुई है? इस दिन की 230। अब ये मेरे लिए रेलेवेंट है, क्योंकि इस दिन मैंने कोई टैक्स नहीं लगाना जब तक रजिस्ट्रेशन रिलीज ना हो जाए। ये भी मेरे लिए रेलेवेंट है 200, क्योंकि ईयर एंड पे टैक्स नहीं देना। मेरे लिए सिर्फ रेलेवेंट है किस दिन की फेयर वैल्यू? जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो गई। ये फेयर वैल्यू, इसको मैं गले मिलूंगा, ये आई एम इन वेट ऑफ यू, ये फेयर वैल्यू सही है। क्लियर? अच्छा जी, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 230 इंटू 3000, जी बोलें। 6,90,000। 90 माइनस 70 माइनस 3, यही था। 90 माइनस 70 माइनस 3, 690 माइनस 360 माइनस 5। जी, शेयर कितने के खरीदे थे? और राइट 5,000। 325,000। ओके जी। 13 में, 14 में, 15 में, 16 में इनकम फ्रॉम सैलरी
क्या राइट मिलने पर इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ जाता है? क्या शेयर मिल जाए लेकिन रिस्ट्रिक्शन वाले हों, सैलरी में कुछ जाता है? क्या रिस्ट्रिक्शन वाले शेयर मेरे पास पड़े हों, सैलरी में कुछ जाता है? क्या रिस्ट्रिक्शन वाले शेयर की रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो जाए, सैलरी में कुछ जाता है? जी। प्री रजिस्ट्रेशन पे रजिस्ट्रेशन उसमें कुछ जाता है? अच्छा, शेयर खरीदने पे कुछ जाता है? अगर रिस्ट्रिक्शन हो कुछ जाता है? अगर रिस्ट्रिक्शन वाले पड़े रहे हैं और रिस्ट्रिक्शन अभी रिलीज ना हुई हो, अगर रिस्ट्रिक्शन वालों की रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो जाए फिर सैलरी में जाता है। ओके, नोट इट डाउन। पिछले सवाल में यही क्यों हमने सैलरी में ऐड कर दिया था? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। इस सवाल के ऊपर आपने लिख लिया ना, जहां लिखा हुआ है बंदे का नाम, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके। शायर ने क्या खूब कहा है, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके। उर्दू में लिखी, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके। ओके, जी। राइट खरीदने वाले साल में सैलरी में कुछ जाता है? राइट एक्सरसाइज करके शेयर जेब में आ जाएं लेकिन अभी तक शेयर के ऊपर बेचने का हक नहीं मिला तो सैलरी में कुछ जाएगा? जब शेयर के बेचने का हक मिल जाए, शेयर फिर भी हमारे पास ही पड़े रहेंगे, याद रखिएगा। शेयर अब जेब में है
बट हम बेच किसी भी टाइम सकते हैं। अब सैलरी में जाएगा कुछ, 13 में कुछ नहीं, 14 में कुछ नहीं, 15 में कुछ नहीं, सिर्फ 16 के न्यूमेरिकल में सैलरी में जाएगा 3,25,000। हमारी जेब से आउटफ्लो कितना हुआ था इस दिन? इस दिन आउटफ्लो, इस दिन इनफ्लो। कौन सा इनफ्लो? ओ भाई खुदा का खौफ करें, कौन सा इनफ्लो? कोई इस दिन हमारे जेब में कोई इनफ्लो नहीं हो। इनफ्लो का मतलब होता है कैश आया। कौन सा कैश आया? बोले कौन सा कैश आया? हाँ, बस एक हक मिल गया शेयर बेचने का, उसकी खुशी मना रहे हैं। कैश कोई नहीं आया जेब में। अभी मैंने तो शेयर ही अपने पास रखे हुए थे अभी इधर, तो मेरे पास तो शेयर है बस, कैश कोई नहीं आया। मैंने लिखे कैश रिसीव्ड, यहां क्या लिखे? हाँ, अब दोबारा सोचें, पिछली मिसाल में भी तो यही था। 70 रुपए दिए थे, 3 रुपए दिए थे, 90 आ गए थे? नहीं, 90 तो उसकी मार्केट प्राइस थी। कितने रुपए जेब से दिए प्री रजिस्ट्रेशन के? कितने रुपए सीट के दिए? शेयर के 3। कितने वाला शेयर हमारे पास पड़ा है? बेचा नहीं है, तो ये पड़े रहना ही सैलरी में चला जाएगा, क्योंकि हमें खुशी होगी, इस दिन हमें खुशी होगी कि 690 वाली चीज हम 690 की बेच सकते हैं अगर चाहें, लेकिन बेची नहीं अभी। पढ़े, किताब में आ जाए। क्या कर लिया? इधर भी सब कुछ नोट कर लिया है। चलो पेज नंबर 0.3। Where shares are issued to an employee under an employee share scheme and there is a restriction on the transfer of share, और शेयर ट्रांसफर होने पर रिस्ट्रिक्शन है, nothing will be added in income। देखें, where shares are issued to an employee under an employee share scheme, nothing will be added in income। 14 में हमने कुछ ऐड नहीं किया। until, कब तक? Until the employee has a free right। कब मिला है? 16 में। On getting the free right, जैसे ही free right मिलेगा, the salary shall include, क्या जाएगा सैलरी में? नंबर 1, fair market value of at the time employee has a free right to transfer the share, less consideration given by employee for shares, less rights और options के लिए जो ठीक है वो।